हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है और व्हाट्सएप नंबर भी है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो वहाँ पर हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी आज की ये पहली कहानी पवन तिवारी ने भेजी है। इन्होंने पहले भी हमारे चैनल के साथ 2 कहानियाँ शेयर कर रखी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम पवन है। ये बात आज से कई साल पुरानी है, जब हम लोग गांव का घर छोड़कर, यानी कि वो घर बेचकर शहर आए हुए थे। हम जिस जगह शहर में रहना चाहते थे वहाँ पर घर काफ़ी महंगे थे। इसी वजह से हमें शहर से थोड़ी सी दूरी पर एक घर मिला जो कि काफ़ी अच्छा था, लेकिन उस घर के आसपास कोई दूसरा घर नहीं था। मानो कई बार तो ऐसा लगता था कि जैसा हम किसी शमशान घाट के पास या फिर किसी कब्रिस्तान के अंदर रहते हैं। उस घर को देखकर मुझे काफ़ी अजीब लगता था। उस समय मेरी उम्र भी कुछ 9 साल की थी। मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे दादा और दादी और साथ ही में मेरी बहन, हम 6 लोग कुल मिलाकर उस घर में रहने के लिए गए हुए थे। जब 2-4 दिन उस घर में बीत गए तब मेरी दादी जी कहने लगी कि इस घर में हम आए हैं, हमने पूजा पाठ भी नहीं की, क्यों ना हम इस घर में पहले पूजा करवा लेते हैं। दादी ने पूजा करने की सोची। तभी पापा ने कहा कि माँ, वैसे ही बहुत पैसे खर्चे हो चुके हैं और अभी आपको अगर पूजा करना है उसके लिए और पैसे लग जाएंगे। एक काम करते हैं, कुछ समय के लिए रुक जाते हैं, उसके बाद हम बड़ी और अच्छी पूजा करेंगे। पापा की बात सुनकर दादी भी इस बात पर मान गई, क्योंकि उस समय हमारे हालात सही में अच्छे नहीं चल रहे थे। पापा रोज़ाना सुबह काम पर जाते और देर रात में काम से लौटते थे। सारा घर का भार मेरे पापा के ऊपर था और ऊपर से मेरे दादाजी की तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहती थी। तो जितनी पापा की सैलरी आती थी उसमें से आधे से ज़्यादा सैलरी दादाजी की दवाइयों में चले जाती थी। पापा और मम्मी दोनों ही बहुत परेशान थे। एक दिन की बात है कि मम्मी की एक कोई वहाँ पर दोस्त बनी। उसने मम्मी को भी काम के लिए बुलाया और मम्मी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई। मम्मी ने पापा को समझाया कि अगर हम दोनों ही मिलकर कमाएंगे तो घर में पैसे ज़्यादा आएंगे और शायद कुछ आपकी दिक्कतें कम हो जाएगी। पापा भी इस बात पर मान गए। मेरी मम्मी सुबह में 7 बजे जाती थी और शाम में लौटने में उन्हें 8 या 7:30 बज जाता था। एक रात की बात है कि मम्मी को जब घर पर हम लोगों ने नहीं देखा 8 बजे, तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए कि इस समय तक तो मम्मी को आ जाना चाहिए था, लेकिन मम्मी अब तक क्यों नहीं आई। सभी लोग घर के परेशान थे। पापा ने हम लोगों से कहा कि तुम लोग घर के बाहर मत निकलना, मैं जाकर तुम्हारी मम्मी को ढूंढता हूँ। पापा रात के लगभग 11 सवा 11 बजे घर लौटे, लेकिन तब तक भी मम्मी का कोई अता पता नहीं था। पापा को और घर वालों को ये लगने लगा कि शायद किसी डाकू ने मम्मी को किडनैप कर लिया होगा और इसी का टेंशन सभी लोग ले चुके थे। फिर पापा दोबारा कुछ 11:15 या 12 बजे के आसपास घर से निकलने लगे। तभी दादी मना भी कर रही थी, लेकिन पापा ने कहा कि नहीं, उसको ढूंढना ज़रूरी है, मैं जाता हूँ और उसे ढूंढता हूँ, अगर नहीं मिली तो मैं आज पुलिस कंप्लेंट कर दूँगा। पापा ने जाकर मम्मी को बहुत ढूंढा। उसके बाद लगभग रात के 2:30 बजे पापा और मम्मी दोनों ही घर पर आए। मम्मी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो पूरे भीगे हुए थे। समझ में ये नहीं आ रहा था कि बारिश का महीना तो था नहीं, तब मेरी मम्मी पूरे भीगे हुए कैसे थे। लेकिन पापा ने उस समय किसी को कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप मम्मी को लेकर अपने कमरे में चले गए। हम दोनों भाई बहन दादा दादी के साथ उनके कमरे में सोते थे। अगली सुबह जब हम लोग उठे तब मैंने ये चीज़ देखा कि मम्मी पहले जैसा अब हम लोगों के साथ बिहेव नहीं कर रही। उन्हें जॉब पर भी जाना था,
लेकिन पापा ने उनकी दोस्त को पहले ही बता दिया था कि मम्मी की तबीयत खराब है, जिस वजह से वो 4-5 दिन काम पर नहीं आ सकेगी। वैसे तो मेरी मम्मी पहले रोज़ाना सुबह जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता बनाती थी और टिफ़िन भी बनाती थी, लेकिन वो दिन मम्मी उठी और बस चुपचाप घर में एक कोने में बैठी हुई थी। ना किसी से कुछ बात कर रही थी, ना किसी को कुछ बता रही थी। मुझे काफ़ी अच्छे से याद है कि वो दिन मेरी भी तबीयत काफ़ी ख़राब होने की वजह से मैं स्कूल नहीं गया हुआ था। पापा और मेरी बहन ये दोनों ही बाहर निकल चुके थे, यानी कि पापा ऑफिस के लिए और मेरी बहन स्कूल के लिए। दादाजी अपने कमरे में लेटकर आराम कर रहे थे। तभी मेरी दादी आई। दादी आकर मम्मी से कहने लगी, क्या हुआ, तू कल कहाँ थी, बता मुझे। लेकिन मम्मी इस पर कोई जवाब नहीं दे रही थी। एक बात आप लोगों को और ये बता दूं कि जब पापा ऑफिस के लिए जा रहे थे तब उन्होंने दादी से कुछ बातें की थी, जिसमें से मैंने 1 या 2 बात सुनी थी। वो ये थी कि वो दादी को समझा रहे थे कि माँ, उससे बिल्कुल कोई सवाल नहीं पूछना, और हाँ, इस समय उसे बिल्कुल टेंशन नहीं देना। इसके बावजूद दादी माँ के पास जाकर उनसे पूछने लगी, बता तो सही क्या हुआ। मैं भले छोटा था, लेकिन मेरे मन में कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे मानो कि कुछ अनहोनी होने वाली है। तभी ही मम्मी से 3-4 बार सवाल करने के बाद मम्मी तो पहले चुप रही, उसके बाद में मम्मी ने एकदम से गुस्से में दादी से कहा, जाकर अपने कमरे में सो जा। मम्मी को ऐसा चिल्लाता हुआ देखकर मैं अपनी जगह पर डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी मम्मी का ये रूप देखा ही नहीं था। दादी एकदम से पीछे हट गई और पता नहीं उनके पैर में क्या आ गया, जिस वजह से वो गिर पड़ी। गिरने की वजह से उनके सर पर चोट भी आ गई। मैं भागते हुए दादी के पास गया, उन्हें उस ज़मीन से उठाने की कोशिश करने लगा। जैसा तैसा मेरी दादी उठी और फिर दादी मेरे कंधे पर हाथ रखकर अपने कमरे में आ गई। मैं, मेरे दादा और दादी, हम तीनों ही कमरे में बैठे हुए थे। मैं दादी के सर पर देख रहा था कि उन्हें चोट कहाँ लगी है। दादी मुझसे कहने लगी कि जब तक घर में तेरे पापा ना आ जाए तब तक तेरी मम्मी के पास नहीं जाना। तुझे कुछ भी चाहिए होगा तो तू मुझे बोलना। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद दादी ने मुझे दवाई खिलाई और मैं वहीं दादा के ही बाजू में उनके बिस्तर पर सो गया। लगभग दोपहर के 12:30-1 बजे मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरे दादा तो मेरे बाजू में ही सोए हुए थे और दादी, जो सामने उसी रूम में एक कुर्सी रखी हुई थी, उस पर बैठी बैठी सो चुकी थी। मैं उठकर दादी के पास गया, लेकिन उन्हें उठाना मुझे ठीक नहीं लगा। मुझे पानी चाहिए था। दादा तो उठकर पानी नहीं दे सकते थे और दादी इतनी गहरी नींद में थी तो उन्हें उठाने का दिल नहीं किया। मैंने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला बाहर पानी लाने के लिए, तो मैंने देखा कि मेरी माँ दीवार पर सर मारते हुए दीवार को चाट रही थी। यानी कि उन्होंने अपना सर इतना दीवार पर मार रखा था कि उनके सर से खून जा रहा था, और वो खून जो दीवार पर टपक रहा था वो अपनी ज़बान से वो चाट रही थी। मैं ये देखकर इतना ज़्यादा डर गया कि मानो वहीं थर थर काँपते हुए ज़ोर की चीख लगाई, और मेरी आवाज़ सुनकर मेरी दादी जल्दी से अंदर से बाहर आई। मुझे जब उन्होंने देखा मैं काँप रहा हूँ तो उन्होंने अपनी नज़रें मेरी मम्मी की तरफ दौड़ाई। मेरी दादी भी ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गई। उन्होंने लेकिन मम्मी से कुछ नहीं कहा और मेरे मुंह पर हाथ रख दिया ताकि मैं दोबारा ना चिल्ला सकूं। मैंने जब दादी की ओर देखा तो दादी ने सिर्फ मुझे चुप रहने का इशारा किया। उसके बाद दादी मुझे अपने साथ कमरे में लेकर आ गई और दादा के बाजू में दोबारा मुझे लिटा दिया। फिर दादी मुझ पर ही गुस्सा करने लगी कि तुझे क्या ज़रूरत थी बाहर जाने की, मैंने मना किया था ना बाहर मत जाना, तू बाहर क्यों गया। मैंने दादी से कहा कि दादी मुझे पानी चाहिए था। तब दादी ने कहा कि पानी चाहिए था तो मुझे बोलता। मैंने कहा आप सो रहे थे इसीलिए आपको नहीं कहा। दादी ने इस पर मुझे फिर से बस चुप रहने का इशारा किया और कहने लगी कि रुक मैं पानी लाती हूँ। मेरी दादी बाहर गई और उसके बाद लौटी ही नहीं, और मैं कमरे में बैठकर उनका इंतज़ार कर रहा था
कि मेरी दादी अभी पानी लेकर आएगी और मुझे पानी देगी। लेकिन 5, 10, 15 मिनट हो जाने के बाद भी दादी नहीं आई तो मैं धीरे से उठा और दादी के पास जाने की कोशिश करने लगा, क्योंकि मैं डरा हुआ इतना था मानो अपने कदम बहुत धीमे धीमे से आगे बढ़ा रहा था। मैं जैसे ही मेरे बेडरूम के दरवाजे के पास पहुंचा तो वहां पर मुझे किसी का हाथ दिखाई दिया। वो हाथ मेरी दादी का था। मैंने देखा कि दादी ज़मीन पर गिरी पड़ी थी। पता नहीं उन्हें उस समय क्या हुआ था। मैं भाग कर गया और दादी को उठाने लगा। दादी, क्या हुआ आपको? दादी, उठ जाओ। लेकिन मेरी दादी तब तक मानो बेहोश हो चुकी थी। मैं ऐसे ही परेशान होकर नहीं समझ में आ रहा था क्या करूं, इसीलिए भागकर अंदर गया और जाकर मैंने दादा को सारी बात बताई। मेरे दादा तो बिस्तर से उठ ही नहीं सकते थे क्योंकि उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब रहती थी। दादा को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं करता तो क्या। हमारे घर में जो टेलीफोन था तो मैंने फ़ोन लगाया मेरे पापा की ऑफिस में और पापा को सारी बात बताई। लेकिन अब भी पापा को आने में तो समय लगना था। दोस्तों, मैं बता नहीं सकता मेरे पापा के आने तक मैं उस घर में कैसा डर कर बैठा हुआ था, मानो मैं अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने देख रहा था। जैसे ही पापा आए तब कहीं मेरी हिम्मत बढ़ी। मैंने पापा को सारी बात बताई। पापा ने तुरंत दादी को उठाया और दादी को उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया। पापा आते समय डॉक्टर को अपने साथ लेकर आए हुए थे। डॉक्टर ने दादी को चेक किया और कुछ इंजेक्शंस वगैरह देकर दवाई दी। कहने लगे कि अब ये कुछ ही देर में ठीक हो जाएगी। इन्होंने कुछ ऐसा देखा है जिसे देखकर ये शॉक में पड़ गई। लेकिन दादी क्या देखी थी ये हमें नहीं पता था। और हाँ, जब मेरे पापा घर पर आए थे तब कुछ अजीब सा मैंने देखा। वो ये था कि मेरी मम्मी अब एकदम से नॉर्मल हो चुकी थी। उनके जो सर पर चोट लगी थी दीवार पर मार मार के, वो चोट भी पता नहीं कैसे बिल्कुल ठीक थी। जब पापा ने डॉक्टर को बोला कि मेरी वाइफ को देख लो, तब मेरी मम्मी सामने आई। लेकिन उनके सर पर तो ना ही कोई चोट थी और ना ही कोई चोट का निशान। मैं ये सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। जो मैंने और मेरी दादी ने अपनी आंखों से देखे, क्या वो झूठ था या फिर वो सिर्फ हमारा वहम था। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि दरवाजे पर मेरी बहन ने एक जोर की चीख लगाई। वो स्कूल से आई हुई थी। उसके कंधे पर उसका बैग था। वो इतना जोर की चीखी कि समझ में ही नहीं आया उसने ऐसा क्या देख ली। और चीख लगाने के बाद वो उसी दरवाजे पर चक्कर खा के गिर गई। उसे उठाकर पापा ने अपने बेडरूम में लेकर चले गए और फिर डॉक्टर से कहा कि पता नहीं घर में क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर ने मेरी बहन को देखा और उसे भी दवाई दी। उसके बाद डॉक्टर तो वहाँ से चले गए। अब घर में बचे मैं, पापा और बाकी के लोग। लेकिन दादा दादी अपने कमरे में थे, दोनों बीमार, और मेरी बहन तो अब भी शायद होश में नहीं थी। मैं पापा से कुछ बात करता कि इससे पहले ही मम्मी ने मुझे आवाज़ लगाई। मैं मम्मी के पास गया तो वो घूर घूर कर मुझे देख रही थी, मानो जैसा कि अभी के अभी वो मुझे कच्चा चबा कर खा जाएगी, और सिर्फ ना में मुंडी हिला रही थी। जिससे मुझे ये समझ में आ गया कि मैं जो भी पापा को बोलने वाला था वो बोलने के लिए मुझे वो मना कर रही है। मैं तो उस समय चुप हो गया, परंतु मेरे पापा ने मम्मी को मना करते हुए मुझे देख लिया था। वो जान चुके थे कि कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए उस समय उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। बाद में वो मुझसे पूछने लगे तो मैंने उन्हें सारी बात बताई कि पापा, मुझे बहुत डर लगता है मम्मी से, और मम्मी ऐसा क्यों कर रही है। पापा कहीं ना कहीं जानते थे कि उसके पीछे का कारण क्या है। पापा मुझे घर से लेकर तुरंत बाहर निकल गए और हम जा पहुँचे एक बहुत ही अच्छे आदमी के पास, जो कि पापा के ऑफिस का ही दोस्त था। पापा जाकर उन्हें सारी बात बताई और वहाँ मुझे पता ये चला कि मम्मी पापा को पिछली रात, यानी कि जिस रात में मम्मी भीग कर आई हुई थी, पापा को मम्मी उस समय एक तालाब के पास मिली हुई थी। वो तालाब के आसपास कोई बस्ती नहीं थी, वीरान सा तालाब था, वहाँ कोई नहीं रहता था। मम्मी उस तालाब में डुबकियाँ लगा रही थी, और जब पापा मम्मी को बचाने के लिए उस तालाब में गए तब ऐसा लगने लगा
जैसे कि मानो पापा को भी तालाब के अंदर कोई खींच रहा है। बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए पापा ने मम्मी को बचा लिया। और जब पापा ने मम्मी को बाहर निकाला, बाहर निकलने के बाद मम्मी पापा से हाथ छुड़ाकर फिर से उसी तालाब में जाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन पता नहीं, जब घर पे मम्मी आई तब वो कोई जिद नहीं कर रही थी। वो बस एकदम शांत थी, जैसे कि मानो किसी कठपुतली को पापा नचा रहे हो या उसे चलाकर घर पर लाए हो। जब मैंने ये सारी बात सुनी, मैं तो छोटा था और मैं तभी डरने लगा। फिर उस आदमी ने पापा को बताया कि एक दिन की और बात है। मैंने पापा की ओर देखा। पापा मेरी ओर देखते हुए कहने लगे कि बाहर चले जाओ। मैं उस कमरे से बाहर चला गया। उसके बाद उन दोनों की क्या बात हुई वो मुझे नहीं पता। मैं वापस लौटते समय घर के बहुत बार पापा से पूछा कि पापा उसने आपसे क्या कहा। पापा बस मुझसे यही कह रहे थे, मम्मी की तबीयत खराब हो चुकी है, कुछ दिन में मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैंने कहा पापा कितने दिन लगेंगे? तो पापा मुझे देखकर मुस्कुराते हुए बोले 2 दिन। और उसके बाद बस वो एकदम चुप हो गए। मैं और पापा उसके बाद घर पर आ गए। घर पर आने के बाद भी मैं मेरी मम्मी के साथ मानो 1 मिनट भी अकेला नहीं रहना चाहता था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था। मुझे ऐसा देखकर पापा ने ऑफिस से छुट्टी ले ली। दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों को और ये बता दूं, जब हम लोग घर पर लौटे तब तक मेरी दादी को होश आ चुका था। लेकिन दादी इतना ज़्यादा डरी हुई थी कि वो अपने कमरे के बाहर नहीं आई थी। मैं और पापा घर में घुसने के बाद दादी के कमरे में गए कि पहले दादी को देखते हैं। तो दादी जगी हुई थी। पापा ने दादी से पूछा कि माँ, तुमने क्या देखा था या तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तो दादी ने बताया कि जब वो बाहर पानी लाने के लिए गई तब उन्होंने मम्मी को देखा कि मम्मी कांच का गिलास तोड़कर उसे चबाकर खा रही थी। और सारी कांचें इतनी ज़्यादा धारदार थी कि अगर वो गले से उतर जाए तो आदमी तो तुरंत मर जाएगा। लेकिन मम्मी उसे ऐसे आराम से चबाकर खा रही थी जैसे मानो कि कोई इंसान रोटी चबाकर खाता है। और जब ये दादी ने देखा तो मम्मी ने तुरंत ही दादी पर हमला करने की कोशिश की, यानी कि जो नोकीला गिलास उनके हाथ में था कांच का, वही फेंक कर दादी को मारा। लेकिन दादी ने जैसा तैसा खुद को बचा लिया। उसके बाद मम्मी दादी के सामने आकर खड़ी हो गई और जब अपना मुंह खोला तो मेरी मम्मी की जीभ वो उनके पेट तक लटक कर बाहर निकल गई। इतनी लंबी जीभ किसी इंसान की होना ये नामुमकिन बात थी। बस वो देखकर मैं उधर ही बेहोश होकर गिर गई। फिर दादी कहने लगी कि उसके बाद पता नहीं तेरी पत्नी ने मेरे साथ क्या किया, लेकिन हाँ, जब मुझे होश आया तब मैं यहाँ पर थी। अब एक बात हम लोगों को समझ आ चुकी थी कि मम्मी ने दादी को उसके बाद कोई चोट नहीं पहुँचाया, वरना दादी वैसे वहाँ पर पड़े नहीं होती। फिर पापा ने दादी से कहा कि मम्मी, और 1-2 दिन की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन हम सभी लोग घर में थे। अब जो मेरी बहन की तबीयत खराब थी और वो भी बेहोश जो हो चुकी थी, उसे भी कुछ समय के बाद होश आया। मैं, पापा और मेरे दादा दादी, मेरी बहन, हम सभी 5 लोग मिलकर दादा दादी के ही कमरे में रात में सोए और वहीं पर पूरा दिन अगला वाला बिता दिए। मम्मी अकेले ही अपने कमरे में थी। पापा ने घर को अंदर से लॉक कर दिया था ताकि ना तो कोई अंदर से बाहर जा सके और ना ही बाहर से कोई अंदर। दरअसल उस आदमी ने पापा से ये भी कहा था कि तेरी पत्नी भागने की कोशिश कर सकती है। शायद इसी डर की वजह से पापा ने घर को लॉक कर रखा था। जब अगला पूरा दिन बीत गया और हम सोने लगे तो मैंने कहा कि पापा, आज का भी दिन निकल गया। आपने तो मुझसे कहा था कि 2-3 दिन में मम्मा ठीक हो जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। पापा कहने लगे जल्दी ही सब अच्छा होगा। उसके बाद हम सभी लोग सो गए। अगली जब सुबह हुई तो हमारे घर के बाहर से किसी की खटखटाने की आवाज़ आई और ये समय हो रहा था सुबह के 6 बजे का। जब मैं उठकर पापा को उठाया तो पापा उठे एकदम से धड़पड़ाते हुए और जाकर दरवाज़ा खोला तो बाहर पुजारी जी थे और उनके साथ वही आदमी जिससे मिलने के लिए मैं और पापा गए हुए थे। उन लोगों को देखकर मानो कहीं ना कहीं पापा को और हिम्मत आ गई थी। पुजारी जी के घर में घुसते ही
मम्मी एकदम से आवाज़ बदलकर अपनी बात करने लगी और मम्मी कुछ अजीब सा बर्ताव करने लगी। वो पुजारी जी ने मम्मी से कुछ बात नहीं की, बस चुपचाप वो आकर बैठे और कुछ तंत्र मंत्र पढ़ने लगे। मम्मी के हाथ में एक छोटा सा खिलौना था, हमारा। मम्मी ने वो खिलौना उठाया और इतनी ज़ोर से पुजारी जी की ओर फेंक कर मारा कि मानो अगर वो किसी को भी लग जाता तो शायद सर फट जाता, क्योंकि वो हमारा खिलौना था एक अच्छी मजबूत कार, छोटी सी, जो कि प्लास्टिक के साथ साथ मेटल की भी बनी हुई थी। लेकिन पता नहीं कैसे वो कार पुजारी जी को नहीं लगी, वो आने से पहले ही ज़मीन पर गिर पड़ी। उसके बाद पुजारी जी तुरंत उठकर मम्मी के कमरे में गए। वहाँ जाकर देखा, लेकिन शायद उन्हें कुछ मिला नहीं। वो दोबारा दादा दादी के रूम में आए और वहाँ पर फिर से देखा, लेकिन वहाँ पर भी उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर वो पापा के साथ बाहर निकल गए। लगभग 1.5-2 घंटे के बाद जब वो घर पर आए, तब उन्होंने देखा कि मम्मी बेहोश पड़ी हुई थी। पापा ने हम लोगों से पूछा, मम्मी को क्या हुआ? तब मैंने पापा को बताया कि पापा, आप लोग के जाने के बाद मम्मी ज़मीन पर जैसा आदमी चलता है वैसे ही चलते चलते अचानक से कभी दीवार पर चलने लग जाती और कभी नीचे उतर जाती। फिर इन्होंने एक ज़ोर की चीख लगाई और ज़मीन पर बेहोश होकर गिर गई। पापा कहने लगे कि अब तुम्हारी मम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर कुछ समय के बाद मम्मी को होश आया, लेकिन मम्मी को कुछ पता ही नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ, क्योंकि जब मम्मी उठी तब उनके सर में बहुत ज़ोरों का दर्द था और वो पापा से कह रही थी कि क्या हुआ था मेरे साथ, मुझे पिछले 1-2 दिन का कुछ भी याद नहीं या मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पापा ने कहा कि अभी तुम्हें आराम की ज़रूरत है, फिर कभी बाद में इसके बारे में बता देंगे। उसके बाद हम लोगों ने पापा से कई बार ये बात पूछने की कोशिश की, मैंने, मेरी बहन ने, मम्मी ने, दादा दादी ने, लेकिन पापा ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। जहाँ तक मुझे लगता है, हो सकता है मेरे पापा उस समय पुजारी जी के साथ उसी तालाब में गए होंगे, क्योंकि मेरी मम्मी की हालत ख़राब होना उसी तालाब से शुरू हुई थी। तो दोस्तों, ये थी पवन तिवारी जी की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी विपुल की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम विपुल है। ये घटना मैंने अपने ही गोडाउन में काम करने वाले एक ट्रक ड्राइवर से सुनी है। ये घटना वैसे तो आज से लगभग 4 साल पुरानी है, लेकिन मैंने जब ये घटना सुनी तो मैं ये सोच में पड़ गया, क्या आज के इस ज़माने में भी भूत प्रेत होते हैं? चलिए अब वो घटना मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। मेरा ट्रक ड्राइवर मुझे बता रहा था कि एक शाम वो माल को लेकर कोलकाता जा रहा था, मुंबई से। रास्ते में जाते जाते उसे कुछ रात के 1 बजे के आसपास एक जगह नींद आने लगी, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी ट्रक रुकाकर 2 या 3 घंटा सो जाता हूँ और उसके बाद दोबारा ट्रक लेकर निकल पड़ूंगा। उसने इसीलिए कोई सुनसान या फिर यूँ कहिए कि शांत जगह पर ट्रक लगाने का सोचा, ताकि ट्रक साइड में लगी रहे और रोड पर जो भी जाने वाली गाड़ियाँ हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए मेरे ड्राइवर ने जगह ढूंढा और उसके बाद उसने एक जगह पर जाकर गाड़ी लगाया। वो बता रहा था कि रास्ता बिल्कुल ही ऐसा था जैसा मानो रास्ते के दोनों ही साइड सिर्फ और सिर्फ जंगली झाड़ियाँ थीं। उसने जिस जगह पर ट्रक लगाया हुआ था वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़ भी थे। उसी पेड़ों के पास लगकर उसने ट्रक को रुका दिया और अंदर सो पड़ा। लगभग 1.5 घंटे के बाद, यानी कुछ 2:30-3 बजे के आसपास उसकी आँख खुली। जब वो उठा तो उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कि उसके सर पर कोई हथौड़ा मार रहा हो, या यूँ कहिए कि सर में अजीब सा दर्द होने लगा। वो ये सोचने लगा कि हो सकता है नींद मुझे कम मिली इसीलिए सर दुख रहा है। वो दोबारा सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस बार उसे नींद नहीं आ रही थी। अजीब सी बेचैनी और घबराहट उसे हो रही थी। उसने फिर घड़ी में टाइम देखा तो लगभग 3 बज चुके थे। सोचा कि एक काम करता हूँ, आगे निकल ही चलता हूँ, अगर फिर कभी रास्ते में नींद लगेगी तो गाड़ी को साइड में रुका कर दोबारा सो जाऊँगा। यही सोचकर वो अपनी ट्रक वहाँ से निकाल लिया। लगभग
2 किलोमीटर जितना ही उसने कुछ रास्ता पार किया होगा कि उसकी ट्रक का टायर पंचर हो गया। अब ट्रक का टायर पंचर हुआ तो वो अकेले तो ट्रक का टायर चेंज नहीं कर सकता था, और उस समय वो बता रहा था कि मेरी किस्मत ये ख़राब थी कि जो मेरे साथ हेल्पर था, जो अक्सर ही ट्रक ड्राइवर्स के साथ होते हैं, वो उसके साथ नहीं गया हुआ था। दरअसल जाने तो वाला था, लेकिन उसके घर पे कुछ बहुत बड़ी दिक्कत आ गई थी। इसी वजह से वो घर पर चला गया, और मैंने भी उससे कहा था कि तू चले जा, मैं अकेला ट्रक लेकर चला जाऊंगा। हालांकि अगर ये बात मैं अपने साहब को बोलता तो वो कोई दूसरा हेल्पर भेज देते, लेकिन मैंने सोचा कि कई बार तो ये रास्ते से आए गए हैं, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब जो चीज़ ना हो तभी ही उसकी ज़रूरत पड़ जाती है। अब उस सुनसान रास्ते पर मैं ये सोचने लगा कि रात के 3 बजे मैं ट्रक का टायर पंचर कैसे बनाऊं, या फिर किसको मदद के लिए बुलाऊं। ट्रक भी लोडेड थी, तो ट्रक को ऐसा छोड़कर चले जाना मानो बेवकूफ़ी थी। इसीलिए मैं वहीं पर इंतज़ार करता रहा, और अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि मुझे ही जाकर मदद लानी पड़ेगी। मैं वहाँ पर इंतज़ार कर ही रहा था कि अचानक से मैंने देखा सामने के रोड पर एक आदमी मुझे दिखाई दिया। वो आदमी साइकिल पर जा रहा था। मैं मन में सोचने लगा कि आसपास ज़रूर कोई बस्ती होगी, तभी ये आदमी इतनी रात में साइकिल पर जा रहा है। और मैंने उसे आवाज़ लगाई, अरे भाई ज़रा रुक जाओ, मेरी मदद कर दो। वो आदमी मेरी बात सुनकर वहीं रुक गया। फिर मैंने उसे बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो वो कहने लगा कि थोड़ी दूरी पर एक टायर पंचर वाला है, लेकिन वो अभी इतनी रात में आएगा या नहीं ये नहीं पता। मैंने कहा कि आप मुझे उसके घर तक लेकर चलो, मैं कुछ ज़्यादा पैसे दे दूंगा उसे। वो कहने लगा घर तो नहीं पता, लेकिन हाँ मैं आपको बीच रास्ते में छोड़ दूंगा और बता दूंगा उसका घर कहाँ है। मैंने कहा ठीक है। जब थोड़ी दूर उसके साथ साइकिल पर मैं आगे ही बढ़ा कि एक जगह पर उसने अपनी साइकिल रोक दी और मुझसे कहने लगा यहीं उतर जाओ। मैं वहाँ उतर कर देखने लगा, आसपास ना ही तो कोई पंचर वाला था, ना ही कोई दुकान और ना ही कोई घर। मैंने कहा पंचर वाला कहाँ है? जिसके बाद उसने अपना बायां हाथ उठाया और उसी जंगली झाड़ियों की ओर इशारा करने लगा। मैंने कहा यहाँ? वो कहने लगा हाँ, बस यहीं से सीधा सीधा अंदर चलते चले जाना, इस रास्ते के ख़त्म होने पर ही उसका घर है, वो तुम्हें वहाँ मिल जाएगा। मैंने कहा लेकिन यह रास्ता कहाँ है, और मुझे नहीं लगता अंदर कोई होगा। तब वो गुस्से में मेरी ओर देखा, कहने लगा जाना है तो जाओ, वरना वापस लौट जाओ। मुझे लगा कि मुझे चले ही जाना चाहिए उसकी बात सुनकर। लगभग 10 से 15 मिनट चलने के बाद मैंने ये महसूस किया कि वो रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तभी ही मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ, वापस अपने ट्रक के पास चला जाता हूँ। जब सुबह होगी और लोग दिखेंगे, यानी कि रास्ते पे गाड़ियाँ दिखेगी, तब किसी की मदद ले लूँगा और फिर किसी न किसी पंचर वाले को ढूंढ लूँगा। मैं जैसे ही पीछे पलटा, तभी ही वो साइकिल वाला आदमी मुझे मेरे बाजू में खड़ा दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसके पास साइकिल नहीं थी। मैं एकदम हक्का पक्का रह गया। उसे देखकर मैं पूछने लगा कि आप यहाँ कैसे? वो कहने लगा कि मेरी चिंता छोड़ो, अपना काम करो। मुझे उसकी बात समझ में नहीं आई। मैंने उस समय उससे बात करना ठीक भी नहीं समझा। एक तो वैसे ही मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं इसीलिए चुपचाप वहाँ से बाहर निकल रहा था। अभी बस 2 कदम आगे बढ़ाए ही थे कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा पंचर वाला मिला नहीं तो वापस क्यों जा रहा है? इस बार उसकी आवाज़ पहले जैसे नहीं थी। मैंने कहा मेरी मर्ज़ी, मैं सुबह में देख लूँगा पंचर वाले को। वो कहने लगा इतना अंदर तक आया है तो पंचर वाले को ले ही जा। मैंने कहा नहीं, मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ, पता नहीं है रास्ता कितना लंबा है। उसके बाद वो मुझसे कहने लगा कि बस 2 ही मिनट की दूरी पर है। उसकी ये बात सुनकर मैंने सोचा कि चलो जाकर देख लेता हूँ, और अब तो शायद साथ में ये भी चलेगा। मैं फिर से दोबारा पीछे पलटा और अंदर जाने लगा। वो आदमी भी मेरे साथ साथ हो लिया। मैंने उससे पूछा कि मैं 10-15 मिनट से अंदर चलता हुआ जा रहा था, मुझे तो एक बार भी महसूस नहीं हुआ कि कोई मेरे पीछे आ रहा है। तुम इतना शांति से मेरा पीछा कर रहे थे, मुझे पता ही नहीं चला। वो कहने लगा कि मुझे चलने की ज़रूरत नहीं है,
मुझे उसकी ये बात समझ में कुछ आ नहीं रही थी, लेकिन इस पर ध्यान ना देते हुए बस मानो मेरी आंखें उसी पंचर वाले को ढूंढ रही थी। दूर मैंने एक झोपड़ी देखी। वो झोपड़ी के बाहर एक दिया जल रहा था। उसे देखकर मुझे पहले तो हंसी भी आ गई कि इस ज़माने में कोई दिया जलाता है, आज तो लाइट का ज़माना है। लेकिन इस पर कुछ ना कहते हुए मैं उस झोपड़ी की तरफ जल्दी जल्दी आगे जाने लगा। जब उस झोपड़ी के पास मैं पहुंचा तो देखा कि उस झोपड़ी के अंदर कोई नहीं है, बिल्कुल खाली वीरान सी पड़ी हुई थी। मैं जब पीछे पलटकर उस आदमी को भी बस बोलने ही वाला था कि यहाँ कोई नहीं है, तो देखा कि वो आदमी मेरे पीछे था ही नहीं। मुझे अजीब लगने लगा कि अभी तक ये मेरे साथ था, अचानक मेरी आंखों से कहाँ गायब हो गया। जहाँ तक के दूर दूर तक मेरी नज़रें जा रही थी, वहाँ तक उस आदमी का कोई अता पता नहीं था। मैं उस झोपड़ी के बाहर खड़े होकर चिल्लाया, कोई है क्या अंदर, कोई है आसपास? लेकिन वहाँ 5 मिनट इंतज़ार करने पर भी अंदर से किसी का कोई जवाब नहीं आया। मैं समझ चुका था कि यहाँ कोई नहीं है और कहीं ना कहीं मुझे डर लगने लगा था। मैं तुरंत वहाँ से भागते हुए अपनी ट्रक की तरफ आ रहा था। जब मैं भाग रहा था तब मानो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मेरे साथ में भाग रहा है, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैं तो बस भगवान का नाम लेकर उस रास्ते को पार किया और जैसा तैसा अपने ट्रक में आकर बैठ गया। और उसके बाद मैंने ट्रक की दोनों कांचें चढ़ा ली और चुपचाप सुबह होने का इंतज़ार किया। अच्छी बात यह थी, वो भूत या प्रेत आत्मा ने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। जब सुबह हुई तो मैंने एक गाड़ी वाले से मदद मांगी और फिर अपने ट्रक का टायर बनाकर वहां से निकल पड़ा। और दोस्तों, जब मैंने उस ट्रक ड्राइवर से ये पूछा कि आपको डर नहीं लगा, तो वो मुझे देखकर कहने लगा कि मेरी उम्र 52 साल है और उससे पहले मैंने कई सारी भूतिया घटनाएं देखी है और सुनी भी है। हम ट्रक ड्राइवरों को तो अक्सर भूतों का सामना करना पड़ता है, ये तो बहुत छोटी सी घटना थी, इसीलिए मैं उतना ज़्यादा नहीं डरा जो कि इससे पहले की मेरे साथ घटनाएं हुई थी और तब मैं डरा था। दोस्तों, इसी के साथ विपुल जी लिखते हैं कि आगे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर इसी चैनल के साथ वो सारी भूतिया घटनाएं शेयर करूँगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी शिवम ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम शिवम है, मैं थाने में भाईंदर से हूँ और ये घटना जो आज मैं सुनाने जा रहा हूँ ये मेरे साथ 7 साल पहले घटी थी, जब मेरी उम्र 16 साल की थी। मैं अपने गांव गया हुआ था। मेरा गांव मथुरा है जो यूपी में आता है। तो उस समय हमारे गांव में लाइट की बहुत दिक्कत हुआ करती थी। वो गांव पूरी तरह से डेवलप हुआ ही नहीं था, यानी कि अंडर डेवलपमेंट में था। और डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से गांव में लाइट की तो दिक्कत थी ही थी, साथ ही साथ दूसरी बहुत सारी चीज़ों की भी दिक्कत थी। तो मैं अपने गांव के घर में उस रात अकेला था। मुझे याद है कि वो अमावस्या की रात थी और मेरे मम्मी पापा कुछ काम से घर पे नहीं थे। उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया था कि घर के बाहर बिल्कुल नहीं जाना। मैं अपने रूम में ही बैठकर टीवी देख रहा था। तभी अचानक से लाइट चले गई और हमारी लाइट का जो मेन स्विच है, जहाँ से लाइट चेक की जाती है, वो घर के पीछे साइड था और वहाँ से एक कच्चा रास्ता भी जाता था। तो मैं उस टाइम भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करता था। जब मेरे मम्मी पापा ने भी मुझसे कहा था कि घर से बाहर मत निकलना, तो मैंने सोचा कि ऐसे ही बोल रहे होंगे वो लोग। पर अब मुझे घर के बाहर जाना पड़ा क्योंकि लाइट नहीं थी। तो मैं अपने घर के बाहर जब गया तब मैं लाइट चेक ही कर रहा था। तभी मुझे मेरे पीछे 2-3 लोगों की चिल्लाने की और हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं तुरंत पीछे मुड़ा, तब वो आवाज़ अचानक से बंद हो गई। मुझे लगा कि ये मेरा वहम है और मैं फिर से लाइट चेक करने लगा। तब मुझे फिर किसी के चिल्लाने की और हंसने की आवाज़ दोबारा सुनाई दी, लेकिन इस बार थोड़ी दूर से आवाज़ आ रही थी। इस बार भी मैं पीछे घुमा और फिर से आवाज़ बंद हो गई। मैंने सोचा जल्दी जल्दी काम कर लेता हूँ,
शायद कोई चोर या डाकू का ग्रुप भी हो सकता है। फिर जब मैं काम करने के लिए मुड़ा तब मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे बाजू से तेज़ गति से भागा। मैं तुरंत देखा तो मैंने देखा कि उस कच्चे रास्ते पे दो औरत और एक बच्चा खड़ा हुआ था और वो सभी लोग मिलकर आपस में ही लड़ रहे थे। पर जो बच्चा था वो हंस रहा था। तभी मैंने सोचा कि अभी इतनी जल्दी ये मेरे सामने आ गए। तब मैंने देखा कि वो औरत उस दूसरी औरत के बच्चे की गर्दन पे ज़ोर से काटी। उस औरत ने उस बच्चे को इतना जल्दी और इतनी ज़ोर से काटा कि पलक झपकते ही उस बच्चे की गर्दन से खून का फव्वारा उठने लगा और वो एकदम से गायब हो गया। और दूसरी औरत ने इतने ज़ोर से चीखा कि जिस औरत ने उस बच्चे की गर्दन पे काटा था वो गायब हो गई उसकी चीख सुनकर। फिर जो औरत वहाँ पर खड़ी हुई थी उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। जब तक मैं अपने घर में घुसने वाला था वो औरत एकदम से मानो हवा पर सवार होकर मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और मुझसे कहने लगी, मेरा बच्चा मुझे ला कर दे। मैंने उसे डरते हुए कहा कि कौन सा बच्चा, कैसा बच्चा? मैं तुम्हारे कोई भी बच्चे को नहीं जानता और ना ही तो मैं तुम्हारी कुछ बात समझ पा रहा हूँ। इसके बाद मैंने कहा, तुम्हारा बच्चा तो उस औरत ने मार दिया ना? तब वो औरत ने ज़ोर से मुझे मेरी छाती पर लात मारी, जिसके बाद मैं उसी कच्चे रास्ते पर जाकर गिर गया। वो बच्चा मर गया था। मैंने डरते हुए जब उस जगह पर देखा जहाँ उस औरत ने मुझे लात मारी थी तब वो औरत गायब हो चुकी थी। फिर जब मैं खड़ा हुआ और आगे अपने घर की तरफ बढ़ने लगा तभी ऐसा लगा कि अचानक से किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया है। और जब मैंने अपनी मुंडी घुमाई, घबराते हुए देखा तो पाया कि ये वही बच्चा था जिसने मेरा पैर पकड़ रखा था। वो बच्चा मुझे गुस्से में कहने लगा, मेरी माँ के पास मुझे लेकर चल, और वो भी अभी के अभी। उस बच्चे की जब मैंने गर्दन की तरफ देखा तब उस बच्चे की गर्दन का मांस बहुत बुरी तरह से कटा हुआ था। उसकी गले की नस मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि बाहर लटक रही है। मैंने उसे घबराते हुए कहा कि तेरी माँ कहाँ है, मुझे क्या पता। फिर मैं उससे कहने लगा कि प्लीज़ मुझे जाने दे, मैंने ना ही तो तेरा कुछ बिगाड़ा है और ना ही तेरी माँ का। तब अचानक उस बच्चे ने मेरे पैर पर काटा। उस बच्चे का वो भूत था या प्रेत पता नहीं, लेकिन उसने इतनी बुरी तरह से काटा था कि वो निशान आज भी मेरे पैर पर मौजूद है। मेरे पैर से खून बहने लगा और तड़पते हुए मैं अपने घर की ओर भागा। और जब मैं अपने घर के अंदर चला गया तब मेरे घर की लाइट अचानक से आ गई थी और मैं घबराते हुए मंदिर के पास बढ़ने लगा। खून बहने की वजह से मुझे चक्कर आ रही थी। तब मेरे घर की सीढ़ियों पे मुझे वो औरत दिखी जिसने उस बच्चे को काटा था। उसका चेहरा कुछ अजीब काला सफ़ेद जैसा दिख रहा था। यही नहीं, उसका चेहरा बिल्कुल ब्लैंक था, यानी कि फेस पर ना आंखें ना नाक थी, एकदम से चेहरा ब्लैंक। ना ही तो आईब्रोज ना उसके होंठ दिख रहे थे। मैं ये देखकर डर कर बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तब मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। मेरे पास वो टाइम पे नर्स थी। उस नर्स ने मेरी मम्मी पापा को बुलवाया। जब मेरे पेरेंट्स आए तब उन्होंने सबसे पहला मुझसे पूछा कि तुझे वो तीनों दिखे थे ना? मैंने चौंकते हुए कहा कि हाँ हाँ, मुझे दो औरत और एक बच्चा दिखे थे। उन्होंने ही मेरा ये हाल किया। मेरे पेरेंट्स समझ गए। उन्होंने सबसे पहला जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ तब मुझे हमारे यहाँ के बहुत बड़े पुजारी जी के पास लेकर चले गए और मेरे साथ घटी घटना मैंने उन्हें बताई। तब पुजारी जी ने कहा कि तेरा नसीब अच्छा था कि तू अपने घर के मंदिर के पास था। अगर तू घर के बाहर होता तो पक्का आज तू यहाँ बैठा नहीं होता। फिर मेरे मम्मी पापा ने उनसे कुछ अकेले में बात की और उन्होंने उसके बाद मुझे एक रक्षा कवच जैसा बांध दिया मेरे हाथ पर और फिर हम वहाँ से लौट आए। ये घटना होने के बाद हमने घर पर बहुत बड़ी पूजा भी रखवाई थी।
और वो पूजा हो जाने के बाद हमने हमारे गांव का वो घर बेच दिया और फिर हम यहाँ आ गए। मेरे मम्मी पापा ने मुझे आज तक नहीं बताया कि वो तीनों कौन थे और उनके साथ क्या हुआ था। पर हाँ, तब से मुझे भूत प्रेत आत्माओं पर बिल्कुल यकीन हो गया था। सच कहूँ तो मुझे भूत प्रेतों पर आज उतना ही यकीन है जितना कि भगवान पर। इसीलिए अगर आज मैं ज़िंदा हूँ तो उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ भगवान है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।